So, hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today to start with the last part of the chapter, mainly is the third session. First two part मैंने theoretical part already complete कर दिया है. ये third part है, इसमें कुछ 3 टॉपिक बचे हुए जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट वुड बी द लास्ट सेशन जो नेक्स्ट टाइम करेंगे. फिलहाल क्या देखते हैं कि ग्रेविटेशन वाले पार्ट में हमने क्या-क्या देखा था. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो सेंटर की तरफ आता है. फिर हमने बात किया था केपलर्स लॉ, जो 3 रूल्स था जो तुमको लर्न करना होगा. फिर मैंने बात किया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था. फिर हमने बात किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है. फिर हमने वेरिएशंस चेक किया था. वेरिएशन वाला पार्ट क्या होगा, पूरे अर्थ पे ग्रेविटी से जगह सेम नहीं होता, कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है. वो फॉर्मूला वाला पार्ट देखोगे तो आपको समझ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था. ये कुछ कुछ पार्ट जो हमने कर लिया था. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को बचा है दैट इज द फ्री फॉल. फ्री फॉल का टर्म आप लोगों को लास्ट ईयर 9th में आया हुआ है. वर्क एंड एनर्जी का एक चैप्टर था, उसमें फ्री फॉल का एक डेरिवेशन था. वैसा कुछ नहीं है तुम लोग यहाँ पर, सिर्फ टर्म है फ्री फॉल. और 2024 इस साल के बोर्ड पेपर में भी ये वाला पार्ट आया था, डिफाइन फ्री फॉल आया था. ओके, अब फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है. फॉल मतलब गिर जाना, फ्री मतलब बिना पैसे का गिरना, ऐसा नहीं है. फ्री फॉल का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल. फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है. ओके, मैं इसको जीएल लिख देता हूँ. जीएल इज योर ग्राउंड लेवल. और मैं एक पर्टिकुलर हाइट पे चले जाता हूँ, मान लो 5 मीटर्स की हाइट पे चला गया और मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक स्टोन रखा है या फिर बॉल रखा है, कुछ भी हो. ये वाला पार्ट हम लोगों ने इस पॉइंट से रिलीज करना स्टार्ट किया है. हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे. जब हम उसको यहाँ से रिलीज करेंगे दी ऑब्जेक्ट विल कम डाउन, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा. ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, वो वहीं पर क्यों नहीं ठहर रहा है. तुम लोगों को सबको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे, ये मेरा ग्राउंड लेवल है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो नीचे गिर रहा है. क्या मैं इसको फेंक रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ रिलीज कर रहा हूँ, मैं इसको थ्रो नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं थ्रो नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं ऊपर से कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सिर्फ छोड़ दिया. जब मैं छोड़ा रहेगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है. जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ छोटा जी, ग्रेविटी. ओके, इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. तो फ्री फॉल का मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन. ये वो वाला चीज होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और कुछ एक्ट नहीं कर रहा होगा. ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. ओके, अब फ्री फॉल के कुछ टर्म्स है जो लोगों को समझना पड़ेगा कि वाला पार्ट होगा क्या. लाइक सपोज अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैंने कुछ वेलोसिटीज देखा है. वेलोसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से सिंबलाइज करते हैं. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तुमको थोड़ा याद आ जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं. फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से सिंबलाइज करते हैं. एक्सेलरेशन वाला पार्ट ए होता है, ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं. एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट. ये कुछ कुछ टर्म्स है जो आप लोगों ने लास्ट ईयर 9th में किए होंगे, याद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी मैंने बता दिया. ओके, और एक और है टाइम. टाइम इज नथिंग बट टिक. ओके, ना अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है. अगर मैं ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा तो यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन है. स्टार्ट पोजीशन मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया. मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर इसका u का जो वैल्यू होगा वो होगा 0. सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट से ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेगा, इसका u का वैल्यू हमेशा 0 होगा. ओके, ये हो गया फर्स्ट थिंग. पॉइंट लिख लेते हैं. व्हेन an object falls from a height, falls from a height is indirectly मतलब free fall कर रहा है. falls from height मतलब क्या हो गया, ये free fall कर रहा है. अगर free fall कर रहा होगा then u is considered as 0. and second thing, ये तो हो गया एक पॉइंट कि इनिशियल वेलोसिटी इसका होने वाला है 0. अब फिर से देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है
तो क्या इसका स्पीड सेम है कि बढ़ रहा है? तुम लोग को लगा बट अब सर यहाँ पर तो 0 है, जैसे वो नीचे आ रहा है उसका स्पीड गेन कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो इसको जो भी स्पीड मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग कब बात कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, कोई हाइट ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, उसमें दो कंडीशन होगा, इसमें u का वैल्यू 0 हो जाएगा और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब लोग इसमें बात करते हैं न्यूटन के बारे में बात करते हैं। न्यूटन का 3 लॉस पेस्ट किया था, उसने 3 इक्वेशंस दिया था, काइनेमेटिक इक्वेशंस था। और वो इक्वेशन क्या था, कुछ कुछ ऐसा हल्का फुल्का आपको लोगों को याद हो सकता है। एक होगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड फॉर्मूला was s is equals to ut plus half at square, and the last formula is v square is equals to u square plus 2as। ये कुछ 3 फॉर्मूलाज आप लोगों ने लास्ट ईयर 9th में किया था। इस साल नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई लोड नहीं है, बट तुम लोग को इसका कुछ पार्ट एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा कुछ याद नहीं रखने का था कि ऐसा ये कहाँ यूज हो रहा है फिर से, सर अभी टेंशन मत दिलाओ। ये वाले पार्ट का ही एक फॉर्मूला बनाया हुआ उन्होंने। उन लोगों ने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है वेलोर मोशन के लिए, उन लोगों ने इसमें u का वैल्यू 0 कंसिडर किया और a का वैल्यू g यूज किया है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट ही मॉडिफाई होकर फॉर्मूला क्या बना रहा है, v का फॉर्मूला v एज इट इज रहेगा, u वाला पार्ट तो 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म हट जाएगा। a का मतलब एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, gt। सेकेंड पार्ट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर था और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जो उसका हाइट होगा इज नथिंग बट ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे वाले मतलब हॉरिजॉन्टल वाले केस में कैसा होता है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट यहां से यहां पर ये वर्टिकल वाला जो केस होता है उसमें हम लोग हाइट कंसिडर करते हैं एज अ डिस्प्लेसमेंट। सो एस वाला पार्ट इज एज इट इज, u वाला पार्ट तो 0 है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ut है ना, अगर u को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो हट गया, तो बचेगा क्या, हाफ। a की जगह हम लोग लिखते हैं g और t स्क्वायर वाला पार्ट एज इट इज। ठीक है, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। थर्ड वन, v वाला पार्ट एज इट इज, तो v स्क्वायर, u तो पूरा 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इज इक्वल्स टू 2, a की जगह पे आएगा g और s की जगह पे s आएगा। सो लास्ट ईयर का ही फॉर्मूला ग्रेविटेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करके उन्होंने ये सारा फॉर्मूला बनाया। तो तुम लोग कुछ नया नहीं सीख रहे हो, वही वाला पार्ट है और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू 9th वाला पार्ट। ये फॉर्मूला तुम लोगों को कहीं मोस्टली यूज नहीं किया, एक आध में कहीं यूज किया है, तो तुम लोग ये वाला पार्ट समझ सकते हो कि ये वाला पार्ट क्या है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पार्ट, रिवर्स चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा हमने लिख लिया, बट व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट moves in upward direction। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, तब उसमें कौन सा वाला वेलोसिटी 0 होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले पार्ट में क्या हो गया, मैं यहां से ऑब्जेक्ट को फेंकने वाला हूं, मतलब यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट धीरे 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 स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अब जब यहाँ पर रुक जाएगा फिर से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड है, अब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो जब वो अपवर्ड ट्रैवल्स कर रहा होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा, बट जब वो पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है
तो ऊपर जाके धीरे-धीरे उसका स्पीड कम होता है ना, हमने बहुत ऑब्वियस देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे, नीचे स्पीड से जाएगा, फिर धीरे-धीरे उसका स्पीड कम होने लग जाएगा और एक पॉइंट पे रुक जाएगा और फिर वहाँ से फिर से वो क्या करेगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा। नहीं देखा होगा तो एक बॉल लो, ऊपर फेंक लो, तो एक बॉल सब ऊपर जाते हुए दिखेगा, एक पॉइंट पे रुकते हुए लगेगा, फिर से रिवर्स आ रहा होगा। तो जिस पॉइंट पे वो रुक जा रहा है, मतलब उसमें कुछ स्पीड ही नहीं है, मतलब मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये रुकता क्यों है? मैंने फेंक दिया, जाते रहना चाहिए ना। न्यूटन का एक रूल था, न्यूटन ने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, वो उसी डायरेक्शन में जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट चीज सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा दो तो जाते ही रहना चाहिए, वो रुकना ही नहीं चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं तो रुक जाता है। जैसे ये वाले पार्ट को, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो रुक गया। ये रुका क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कंटिन्यूसली इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट जा रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और इसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे लाने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, तो मैं लिख लेते हैं, यहाँ पर जो v का वैल्यू होगा वो तो 0 होगा, बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो -g होगा। ये वाला पार्ट मैं बॉक्स बना रहा हूँ, u is 0, a is g, v is 0 and a is -g। ये वाला पार्ट न्यूमेरिकल्स के लिए काम का है, तो इसको प्लीज याद रखना, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा फिर से बताऊंगा ही, बट ऑब्वियस, बट कंसेप्ट वाइज बता देता तुम लोग को अभी कि ये वाला पार्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है। नेगेटिव वाला पार्ट कब आता है? जब हम अगेंस्ट जा रहे किसी के, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, तो ये वाला हो गया कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के हिसाब से नीचे गिर रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अर्थ ले लेते हैं। अर्थ का चक्कर लगा रहा है हमारा मून। अर्थ का चक्कर मून कैसे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? बिकॉज अर्थ के पास एक ग्रेविटी है और उसने मून को होल्ड करके रखा है। क्या मून के ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है? तुम लोग बोलोगे तो नहीं, वो घूम रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, और कोई फोर्स पे लग नहीं रहा है, तो हम बोल सकते हैं मून इज इन अ फ्री फॉल। बट वो गिर नहीं रहा है बिकॉज एक टेंजेंशियल स्पीड है वो जो आगे लेके जा रहा है, पर उसको नीचे की तरफ खींचने वाला और कोई फोर्स नहीं है, मतलब क्या हो गया, फ्री फॉल। तो जो भी सैटेलाइट्स जो अर्थ स्पेस में जाकर घूम रही होते हैं, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है इज ओनली ग्रेविटी व्हिच इज नथिंग बट अ फ्री फॉल। ओके, ये हो गया कंसेप्चुअल। अब सेकंड पार्ट बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया भी है, समझाने के लिए बता देता हूँ कि मैंने एक पेपर लिया, पीस ऑफ पेपर ले लिया और मैंने एक बुक ले लिया, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को बोल दूं मैंने एक सेम हाइट पे रखा है, दोनों को सेम हाइट पे रखा है, और मैं इन दोनों को रिलीज कर दूं, तो लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कौन पहले नीचे गिरेगा? तो तुम लोग बोलोगे सर बुक, पेपर थोड़ा सा टाइम लेते हुए नीचे आएगा, बुक जल्दी नीचे गिरेगा। फिर अगर मैं पूछूंगा क्यों, तुम्हारा आंसर ये होगा, सर ये बुक थोड़ा सा हैवी है और पेपर में कुछ वजन ही नहीं है, तो इसके लिए ये वाला पार्ट तो धीरे धीरे गिरेगा। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इट्स ड्यू टू ग्रेविटी, जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा ग्रेविटी एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब यही हुआ ना, फिर से सुनो ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट है, इसका वजन ज्यादा है, बुक है, इसका वजन ना के बराबर है, पेपर है। जब मैं इन दोनों को अपना हाथ हटा दूंगा तो ये वाला पार्ट तो जल्दी से नीचे आ जाएगा, बट ये वाला पार्ट धीरे से आ रहा है। तो ये स्लो आने का रीजन हम लोग को क्या लगता है कि इसका वजन नहीं है और इसका वजन है, उसके लिए जल्दी जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। अर्थ का जो ग्रेविटी है बायस्ड नहीं हो सकता। बायस्ड मतलब वो किसी का अगर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थ का ग्रेविटी से बोलेगा क्या, अच्छा पेपर तू हल्का फुल्का है तो तेरे को आराम से आ, तू भारी है ना तो जल्दी आ, तो इस पे वो ज्यादा एक्ट करेगा, इस पे कम एक्ट करेगा। अर्थ की ग्रेविटी कैसे मालूम पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा भारी है तो जल्दी खींच लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हल्का फुल्का इसको आराम से खींच लूंगा, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटी को? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। इसका रीजन ये, लाइक एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने पेपर ऊपर रखा है, बुक नीचे रखा है, ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी जगह आपको दिख जाएगा ये एग्जाम्पल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर है। अब जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ तो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे तो ये वाला पार्ट तो दोनों साथ में आ गया, पेपर तो अभी भी ऊपर ही है और बुक नीचे आ गया, तो अभी दोनों साथ में ट्रैवल कैसे कर रहे हैं? अगर ग्रेविटी ऐसा वर्क करता कि जो हल्का चीज है वो धीरे से आना चाहिए और जो भारी जो फटाक से आना चाहिए, तो ये दोनों ऊपर नीचे पड़ा हुआ है, तो ये तो हल्का अभी भी है, तो ये आराम से ही गिरना चाहिए था और ये फटाक से आना चाहिए था, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ऐसा वाला पार्ट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ऐसा अलग अलग पार्ट कैसा हो गया? लाइक आप फेदर एंड स्टोन ले लो, जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल भी दिया, एक फेदर ले लो और एक स्टोन ले लो। फेदर को रिलीज करो, स्टोन को रिलीज करो फ्रॉम अ सेम हाइट, सेम हाइट से रिलीज करो,
तो स्टोन फटाक से गिरेगा, बट वैसा फेदर मस्त लहराते हुए नीचे गिरेगा। तो ये वाला पार्ट हो कैसे रहा है, ये वाला पार्ट हो क्यों रहा है? तो इसका मास से कुछ रिलेशन नहीं है। इसका रीजन इज अ बॉयंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जब ये पेपर वाला पार्ट को तुम लोग रिलीज कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारी हवा है। ये हवा क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकने का ट्राई करेगा। बिकॉज ये पेपर हल्का है तो एयर इसको पकड़ पाता है। तो ग्रेविटी तो उतना ही लग रहा है, वो उतना ही खींच रहा है, बस उसका अगेंस्ट फोर्स उसको क्या कर देता है, हल्के से रोक देता है। बट वेर एज द बुक वाले केस में क्या होता है, बुक इस हवा को नहीं रोक पाता, हवा वाला पार्ट इस बुक को नहीं रोक पाता है। जब बुक नीचे जा रहा होगा तो ग्रेविटी खींच रहा है, हवा इधर भी आ रही है, बट जो एयर वाला पार्ट है वो इस बुक को होल्ड नहीं कर पाता है एज कम्पेयर टू पेपर। इसके लिए हम लोग को ऐसा लगता है कि हल्की वाली जो चीज रहती है वो धीरे आ रही है, तो हम लोग को ऐसा सोचने में मतलब नॉर्मल है। मैं भी वो तो ऐसे सोचता था कि हल्का वाला पार्ट है उसके लिए उसका वजन कम है, उसके लिए धीरे धीरे जा रहा है, और जो भारी है वो वाला पार्ट फटाक से जा रहा है। तो ग्रेविटी ऐसा नहीं है जो अपने तरफ बराबर नहीं खींच रहा है, ग्रेविटी सबके लिए यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम। तुम्हारे ऊपर जितना कितना भी वजन हो, मेरा कितना भी वजन हो, ऑब्जेक्ट कितना भी वजन वाला रहेगा, ग्रेविटी सब पे इक्वली एक्ट करता है। द ओनली थिंग इज जो अदर फोर्सेस होंगे, लाइक एयर वाला पार्ट जो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा होगा, बॉयंट जनरेट कर रहा होगा। लोग ये बॉयंट टर्म शायद से भूल गए होंगे, बिकॉज वो 8th में आया था तो बहुत टाइम हो गया। तो बॉयंट फोर्स वाला मतलब क्या होता है, जो उल्टा, लाइक जब तुम लोग पानी के अंदर जाना स्टार्ट करोगे तो वाटर में जब तुम लोग जाओगे तो पानी तुम लोग को फिर से ऊपर की तरफ खींचता है, उसके तुम लोग का बॉडी थोड़ा सा लाइट फील करने लगे जब तुम पानी के अंदर होगे। यही वाला फील वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉयंट। मतलब फोर्स एक तरफ, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको हम बॉयंट फोर्स बोलेंगे। तो ये वाले पार्ट भी सेम हो रहा है। तो एक गैलीलियो वाला साइंटिस्ट, गैलीलियो उसने टेलीस्कोप बनाया था, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था फ्रॉम अ पीसा, और उसने दो स्पीयर को, मतलब एक बड़ा एक छोटा स्टोन ले लो और उसे रिलीज किया। उन्होंने देखा कि दोनों सेम हो गया, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिर रहे हैं। तब उसको रियलाइज हुआ कि मास का कोई लेना देना है नहीं ग्रेविटी में, वो उतने टाइम पे गिरेगा। अब हम लोग को ये फ्री फॉल देखने का मिलेगा, मतलब जो फ्री फॉल हम लोग देख रहे हैं, मतलब मैं मार्कर को रिलीज कर रहा हूँ और मैं फेदर को रिलीज कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग टाइम पे गिर रहे हैं, तो हम लोग को ट्रू फ्री फॉल नहीं दिखता है। अपने को एक्चुअली हवा की वजह से एग्जैक्ट फ्री फॉल नहीं दिखता है। अगर मुझे ट्रू फ्री फॉल, एग्जैक्ट फ्री फॉल देखना रहेगा कि सिर्फ ग्रेविटी अलोन, क्योंकि हम क्या लिखा, ग्रेविटी अलोन, मतलब और कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी लगना चाहिए, तो हम लोग को ऑन अर्थ फ्री फॉल दिखने नहीं मिलता है, ट्रू फ्री फॉल देखने नहीं मिलता है। बट ये वाला पार्ट तुम लोग कहाँ देख पाओगे, वैक्यूम, मतलब तुम स्पेस में चले जाओ जहाँ पर हवा नहीं है। अगर वहां पर तुम लोग स्टोन, फेदर, पेपर, बुक को साथ में रिलीज करोगे, सब सेम स्पीड से जाने वाला है, क्योंकि वैक्यूम है, मतलब हवा नहीं है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो जितना भी उसका वजन रहेगा उससे अनकंडीशनली वो उतने ही स्पीड से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। दिस इज अ फ्री फॉल। अगर जिंदगी में फ्री फॉल थोड़ा सा वक्त भी एक्सपीरियंस, लाइक तुमने देखा होगा ना, एक्टिविटी काइंड ऑफ, जो हम लोग कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग को ऐसे एक्टिविटीज करवा दे, लाइक वो बल्जी जंपिंग, मतलब पैरों पे वो रस्सी वस्सी बांध के जा गिर जा, ये वाला जो पार्ट हम लोग को करवाते हैं, दैट इज अ फ्री फॉल। मतलब थोड़ा सा हार्ट ब्रेव चाहिए तुम लोग को। तुम लोग इंस्टा पे, रील्स पे तुम लोग को बहुत सारे वीडियोस दिख जाते हैं ऐसा वाला पार्ट, कि लोग बल्जी जंपिंग कर रहे होते हैं या स्काई डाइविंग करते होते हैं। हम लोग था वो थम्स अप का ऐड देख लो, वो वाला पार्ट में था थंडर वाला पार्ट, लोग सब फ्लाइट से नीचे गिर रहे हो करके जाते रहते हैं। वो वाला पार्ट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ फ्री फॉल, मतलब जब तुम डायरेक्ट जाकर गिर गए। आज तुम नीचे गिर रहे हो, क्या वाला पार्ट हो गया, सिर्फ तुम लोग को ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तुम्हारे ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फिर वो लोग पैराशूट खोल के अपने आप को बचाते हैं, एंड सो ऑन वाला पार्ट इज नथिंग बट अ फ्री फॉल। क्लियर है? ओके, दिस वाज द मैक्स जो हम लोग इस पे बात कर सकते थे। दिस इज द ओनली कंसेप्ट इन दिस। इतना वाला पार्ट याद रख लेना, जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में रिपीट करूंगा, बट ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलो। ये वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ये वाला पार्ट दिया है। तुम लोग जहाँ फ्री फॉल का टॉपिक तुम लोग को दिख रहा होगा, उसे राइट साइड में बॉक्स में दिया हुआ है ऐसा वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मार्क कर लेना, ये आंसर आया कैसे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वाला पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। So the next topic is actually gravitational potential energy. Gravitational potential energy. एनर्जीज दो टाइप की होती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जो चीज मूव कर रहा होता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट इन शॉर्ट कॉल्ड एज स्टोर्ड एनर्जी। जिसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है, काबिलियत है कुछ करने की, बट कर नहीं पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लाइक तुम लोग लाइक बट ऑब्वियस नॉर्मली सुना होगा, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, टीचर्स के मुंह से या फिर पेरेंट्स के मुंह से बहुत नॉर्मली सुनते हैं, तुम लोग कम मार्क्स आता है जब कोई मीटिंग वीटिंग होता है, बोलते हैं
इसमें कैपेबिलिटी है बट ये पढ़ता नहीं है, ये इंस्टा देखता है, ये घूमते रहता है, ऐसा सो ऑन जो भी रहेगा ऐसा वाला बात। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही हैज़ अ पोटेंशियल टू डू बट वो कर नहीं रहा है। एक्स वाई ज़ेड रीज़न हो सकता है उसका अपना, उसके अपने अच्छे दोस्त होंगे, जो उनको पढ़ने नहीं दे रहे होंगे या कुछ भी हो सकता है। ओके? सो यहाँ पर भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया, स्टोर्ड एनर्जी। मेरे साथ भी ऐसे होता था, उसका थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कोई दिल पे मत ले लेना सर ऐसा कैसे बोल रहा हूँ हमारे लिए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी वाला पार्ट है, स्टोर्ड ग्रामेटिकल मिस्टेक, माफ करना। स्टोर्ड एनर्जी वाला पार्ट मतलब तूने एक रबड़ लिया, खींचा, रबड़ का शेप चेंज हो गया। अब ये शेप चेंज हो गया, जैसे मैं रिलीज करूंगा फिर से ध्यान मुझे लग जाएगा। जब तुमने उसको खींच लिया तो इसके अंदर एक एनर्जी आ गया, दैट एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। पानी का जो डैम से जब वाटर स्टोर होना स्टार्ट करता है, वाटर की कैपेबिलिटी होती है मूव करने की, पानी तो बहता है उसको तुम रोक नहीं पाओगे। पर जब तुम एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लोगे, मतलब दीवार खड़ी कर दोगे, तो पानी उसमें जमा होना स्टार्ट करता है। तो डैम ने उसको रोक दिया, तो इसका मूविंग कैपेबिलिटी फिलहाल के लिए रुक गया है। जिस दिन भी तुम डैम के गेट्स ओपन कर लोगे, या मान लो डैम टूट ही गया है, तो सारा का सारा पानी एक साथ निकल जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। बट हम लोग यहाँ पर एक और चीज से कनेक्टेड है, बिकॉज हम चैप्टर ग्रेविटी कर रहे थे, तो यहाँ पर टर्म आ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पीई, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इज एम जी एच। एम जी एच, नो मसाले सच सच, ओनली एम जी एच। अब इसमें थोड़ा कंडीशन समझ लो इसका कि अच्छे से क्या चीज है। एक ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रखा है। एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी, एच मतलब हाइट। एम जी एच, मास ग्रेविटी हाइट। मैं इस ऑब्जेक्ट का एक मास कंसिडर कर लेता हूं कि मास मान लो 1 kg है। ग्रेविटी भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ग्रेविटी अगर तुमको याद रहेगा तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने डिराइव किया था। वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो ये, बट न्यूमेरिकल्स में या हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए वो लोग थोड़ा इसको राउंड ऑफ कर देते हैं और वैल्यू ले लेते हैं 10। तो मैं भी एक बार ले लेता हूँ 10 से समझाने के लिए, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना वैल्यू है। और हाइट, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे इसका हाइट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने का ट्राई करूं फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मास इज 1, ग्रेविटी इज 10 एंड हाइट इज 0। हाइट 0 है, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज 0। ये हम लोग को समझ में आ गया फर्स्ट केस। चलो एक और केस लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, हम इसकी हाइट कंसिडर कर लेता हूं, मान लो 2 मीटर। 2 मीटर का इसका हाइट ले लेना, ठीक है। सो मास अभी भी कितना है, 1 kg है, वही ऑब्जेक्ट है जो ऊपर चला गया। ग्रेविटी अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमने हाइट ले लिया है 2 मीटर। तो अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल मतलब स्टोर एनर्जी। स्टोर मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर चला गया, इसके पास वो काबिलियत है कि फिर से नीचे आ जाए, ये इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। तो यही वाले केस में अगर फॉर्मूला सेम mgh वाला पार्ट यूज करेंगे, तो वाला फॉर्मूला क्या बताएगा हम लोगों को, इट इज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh। मास इज 1, ग्रेविटी इज 10 एंड हाइट इज 2। मतलब ये कितना हो जाएगा, इट वुड बी 20 जूल्स एनर्जी है। फर्दर चलो लास्ट केस लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी सेम ही होगा, mgh। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूँ पर्टिकुलर हाइट, और ये जो हाइट होगा, दिस हाइट इज 5 मीटर्स। सो वजन चेंज होने वाला नहीं है, 1 kg है। ग्रेविटी अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हाइट कितना है, 5 मीटर है। ये वाला फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करोगे तो होगा 1 इंटू 10 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 50 जूल्स। अब इन 3 एग्जाम्पल से हम लोग को क्या समझ में आता है, तो तुम लोग ये सोचोगे कि जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वो 2 मीटर ऊपर गया तो 20 जूल्स हो गया, और जब 5 मीटर ऊपर चला गया तो 50 जूल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट जैसे जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा। ये दिख रहा है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ने लग गया उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो यही वाले पार्ट को एड ऑन करते हैं, दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, कि भैया वो ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे है।
जिस ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रहेगा, मतलब जितने ज्यादा हाइट पे रहेगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, बिकॉज हम ग्रेविटी के टर्म्स में कर रहे हैं, उसके लिए वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, वरना ये तो इतना ही कंसेप्ट है इसका। ओके, बट ग्रेविटेशन वाले पार्ट में कैसा होता है, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। ये तो हमने 2 मीटर और 5 मीटर का हाइट लिया है। ग्रेविटी वाला पार्ट को मैंने तुम प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता हो और कोई 40th फ्लोर पे रहता हो, क्या उसमें ग्रेविटी चेंज होगा क्या? तुम लोग नहीं समझना था, कुछ फर्क नहीं है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे ग्रेविटी का कुछ चेंज होता नहीं है। बट अगर मैं 500 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, 1000 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, 10,000 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, जब मैं इतनी बड़ी बड़ी हाइट्स के बारे में बात करूंगा, तो बट ऑब्वियस हमने सीखा था वेरिएशन इन ग्रेविटी में क्या बोला था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा उसका ग्रेविटी कम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी तो कम होगा ना। तो फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूला में क्या बोल रहे हैं हम लोग, इट इज m इंटू जी इंटू एच। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यही 1 किलो का ऑब्जेक्ट का वजन तो कहीं पर भी चेंज होने वाला नहीं है। मैं अगर हाइट बढ़ाते जाऊंगा, जैसे हाइट बढ़ाते चले जा रहे, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो जबरदस्त बढ़ने लगेगा, बढ़ते जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्यों हो रहा है? बिकॉज अब हाइट इतना बढ़ चुका है कि ग्रेविटी का रोल चेंज हो गया। ग्रेविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। भाई मान लो अर्थ है अपना, तो अर्थ का एक रेंज होगा ना, एक रेडार होगा कि भाई मैग्नेट समझते पहले, क्योंकि मान लो ये मैग्नेट है, तो इसका एक इन्फ्लुएंस एरिया है कि भाई इतने अंदर की चीज में जो भी रहेगा उसको खींच लेगा, इसके बाहर अगर कोई चीज रहेगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अर्थ की ग्रेविटी है, तो अर्थ का ग्रेविटी थोड़ा पूरा यूनिवर्स को खींच सकता है। उसकी ना कहीं एक रेंज होगा ना कि भाई इतनी हाइट तक अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है, इसके बाद अर्थ की ग्रेविटी काम करना बंद कर देगा। मतलब जैसे अर्थ की ग्रेविटी इज व्हाट मैंने लिखा था 9.8 और 10 समझ लेते हैं, तो ऑन द सर्फेस 10 है। जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाएंगे धीरे धीरे 9 होगा, और ऊपर जाएंगे 8 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे 7, 6, 5, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें कि अगर हमने हाइट को इतना इंक्रीज कर दिया, मतलब एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पकड़ लेते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो हमारा हाइट है, इतना हो जाएगा कि ग्रेविटी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मास कितना भी रहने दो, ग्रेविटी वहां पर 0 हो जाएगा, और हाइट कितना भी हो, 40,000 किलोमीटर पकड़ लेते हैं। अगर इतना हाइट अगर हो जाएगा, जो भी हाइट होगा, इन सबको मिलाओगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, योर पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0 ओनली। इट्स नॉट इंक्रीजिंग बाय द हाइट। तो ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में काम नहीं आता। दिस इज द डिफरेंस विच आई एम ट्राइंग टू शो, कि नॉर्मली एनर्जी से हम लोग बात करेंगे तो हम लोग mgh यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉलर हाइट। जब हाइट बहुत कम कम रहेगा तो लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, चल जाएगा, ये वाला mgh वाला पार्ट। बट जब हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो ग्रेविटी वाला फैक्टर चेंज करता है। ग्रेविटी वाला फैक्टर चेंज कैसे करेगा, कि हाइट के साथ ग्रेविटी कम हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम नॉर्मल स्मॉल हाइट्स लेते हैं तो हम लोग ग्राउंड सरफेस को 0 एज अ रेफरेंस लेते हैं। 0 एज अ रेफरेंस मतलब क्या हो गया, अगर मैं mgh ले रहा हूँ तो अर्थ को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे कि भाई ये वाला जो हाइट होगा वो 0 होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, इसके नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये किसके लिए, स्मॉलर हाइट के लिए। बट जब ग्रेटर हाइट्स होगा, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगा, तब हमारा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लेवल नहीं होगा। हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 किधर होगा, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी हाइट। इन्फिनिटी मतलब तुम लोग बोलोगे सर इन्फिनिटी मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होता। हम लोग इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, जहां पर, इन्फिनिटी हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर अर्थ का ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, उस पॉइंट का हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी डिस्टेंस। इन्फिनिटी मतलब तो हम लोग मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इन्फिनिटी मतलब बहुत खत्म ही नहीं हो रहा है कभी, तो हम लोग हाइट को इन्फिनिटी कैसे लेंगे। तो हम लोग एक अराउंड फिगर बता देता हूँ कि 40,000 के बाहर अर्थ का ग्रेविटी नहीं कैच कर रहा है। 40,000 एक लेवल हो गया कि इसके आगे अर्थ का ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग 40,000 को क्या कंसिडर करेंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। ये एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। सो इन्फिनिटी मतलब क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे ग्रेविटी खत्म हो, नोट करके रख लो, जिस पॉइंट पे ग्रेविटी खत्म हो रहा है वो हमारा इन्फिनिटी डिस्टेंस है। और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। तो जहां पर 0 होगा उसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो अगर हम लोग इसे बात करें, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा अर्थ है और ये अर्थ का एक
वो पॉइंट है, रेडियस है, जहां पर अर्थ का ग्रेविटी है, मतलब यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इसके बाहर अर्थ का ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये हो गया इन्फिनिटी डिस्टेंस। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा जीरो हो गया। तो इसके नीचे वाला पार्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई सैटेलाइट यहाँ पर से रोटेट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो इन जितना भी इसका ऑब्जेक्ट होगा सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर इस रेंज के अंदर, उसको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच इज द फॉर्मूला। और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कोई पूछेगा नहीं कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, फर्स्ट थिंग। ये हायर कंसेप्ट का लेवल है, तुम लोग को 10th में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर्ड है, और मेरे हिसाब से फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी कहीं यूज नहीं हो रहा है, और टेक्स्ट बुक के पीछे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने तुम लोग फिर भी क्लियरली बता दिया है कि ये वाला पार्ट ऐसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है। स्टिल बोल रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट से ज्यादा कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाओगे तो लोग समझेगा कि अभी तक यहाँ से कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, और इसका कोई रीजन भी नहीं पूछ रहा है कि नेगेटिव क्यों है, बट मैंने तुम लोग स्टिल एक्सप्लेन कर दिया, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है करके। Okay, so this was the second part, which is gravitational potential energy, and here comes the last part, which is nothing but escape velocity. Escape velocity. एस्केप वेलोसिटी नाम से समझ जाएगा, एस्केप, एस्केप मतलब भाग जाना। तुम लोग एग्जाम के टाइम पे लाइक तुम लोग पता नहीं कब वीडियो देख रहे होगे, बट समझ लेते हैं कि मान लो एग्जाम का टाइम है। अब एग्जाम के टाइम पे तुम लोग बहुत प्रेशराइज हो जाते हो, और तुम लोग उस पॉइंट पे आ जाते हो, बस कैसे भी करके ये एग्जाम खत्म हो, एंड आई जस्ट वांट टू गेट एस्केप फ्रॉम दिस, ये सिचुएशन से बाहर निकलना अपने को। फिर मस्त दोस्त सब घूमेंगे फिरेंगे, मॉल वॉल जाएंगे, फैमिली के साथ कहीं बाहर टूर कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। दैट इज नथिंग बट एस्केप। एस्केप वेलोसिटी, हम यहाँ पर किससे भागने का ट्राई कर रहे हैं? बस सर बहुत हो गया, ग्रेविटेशन खत्म होने आया चैप्टर, इससे भगाओ भी हम लोग को इससे यहाँ से। दैट इज एस्केप। हम लोग किससे भाग रहे हैं यहाँ पर? ग्रेविटेशन से भाग रहे हैं। ओके, सो ग्रेविटेशन वाला पार्ट में कैसा हो जाएगा कि सपोज दिस इज योर अर्थ, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। अब ये पर्सन जंप करना स्टार्ट कर रहा है। जब पर्सन जंप करना स्टार्ट करेगा, जंप करके फिर से नीचे आ जाएगा। मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूँ। जब मैं मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूँ, मतलब सपोज मैं तुम लोगों के सामने थोड़ा सा ऊपर फेंकता हूँ, इतना हाइट, थोड़ा और जोर से फेंकता हूँ और ऊपर गया, तो ये हाइट जो अटेन हो रही है, मतलब जो हाइट ऊपर जा रहा है, ये पर्सन जब जंप करना स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट जंप मान लो उसने यहाँ ये लेवल तक का किया, और सेकेंड जंप उसने मान लो ये लेवल का किया, तो ये फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल किससे फर्क पड़ने वाला है? मतलब किससे डिटरमाइन करोगे कि हाइट कितना जाने वाला है? या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक सरफेस है, एक स्टोन है यहाँ पर, इसमें मैंने कुछ तो स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, और ये मान लो 1 मीटर तक गया। फिर तुमने वही सेम स्टोन को फिर से ऊपर फेंका, अब मान लो वो 2 मीटर पे चला गया। तो ये जो हाइट डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग कि ये पहले 1 मीटर गया या 2 मीटर गया, या इसने फर्स्ट जंप इतना मारा, सेकंड जंप इतना मारा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? सिंपली ऑब्जेक्ट को नीचे से कितना जोर से फेंका जा रहा है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा, उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ओके, ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी हाइट के हिसाब से। अब एस्केप वेलोसिटी मतलब ने क्या बोला? ये वो वाला वेलोसिटी होगा जिससे अर्थ तुम्हें वापस नीचे ना खींच सके। लाइक एग्जांपल, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर गया, बट फिर से नीचे गिर गया। तो नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। पर्सन ने जंप किया, फिर से अर्थ पे आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेता है, बट मुझे इस ग्रेविटी से ही भागना है। तो मुझे जब ग्रेविटी से भागना होगा, तो मैं कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करूं, दैट अर्थ की ग्रेविटी मुझे फिर से नीचे ना ला पाए। दैट इज नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अगेन, तो एस्केप वेलोसिटी सब ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। तो ये वाले पार्ट को समझने के लिए एक स्मॉल डेरिवेशन है कि एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट कैसे होगा। लेट्स सी क्या होता है। टर्म वाला पार्ट समझ लेना, एस्केप वेलोसिटी कैसे हो रहा है। बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। डेरिवेशन वाले पार्ट में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ।
मान लो दिस इज योर अर्थ, बहुत कॉर्नर पे बनाया है, और अर्थ का ग्रेविटी है, और ग्रेविटी कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। तो मान लो यहाँ पर हमारा ग्रेविटी खत्म हो, ये वो रेंज है जब ग्रेविटी खत्म हो रहा है। अगर ग्रेविटी खत्म हो रहा है मतलब ये जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी माय इनफिनाइट डिस्टेंस। ठीक है, मुझे एक ऑब्जेक्ट जो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको मुझे पहुंचाना है एट इनफिनाइट डिस्टेंस। मैं उसको ऐसा फेंकूंगा कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल के इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चले जाए। तो हम लोग दो कंडीशन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम लोग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक कंडीशन ले रहे हैं हम लोग एट इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है एक अर्थ के सरफेस पे, हम उसको इतनी जोर से फेंकना है कि वो कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, जहां पर जी का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, सो अब हम लोगों ने लास्ट ईयर सीखा था, इट्स वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ऐसा स्टेटमेंट था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को तुम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को तुम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होने लग जाता है। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसके पास दो एनर्जी होता है। एनर्जी आर टू टाइप्स, वन इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग पहले लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या बताया था मैंने अभी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो मोशन में होता है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मोशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। हमने यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी कर रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर ई एस सी लिख देता हूँ। मतलब ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज mgh इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल अर्थ के हिसाब से, बट हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, इट इज नेगेटिव माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, ना नेक्स्ट वाला पार्ट, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर विच इज योर एस्केप, प्लस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। मैं आर प्लस एच को एच लिख देता हूँ। ठीक है देखते हैं बाद में। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट केस। तो टोटल एनर्जी नंबर 1। अब बात करते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे आकर यहाँ पर रुक जाएगा। हम लोग इतनी स्पीड से फेंक रहे कि वो अर्थ सरफेस को छोड़ के एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे आ जाएगा, और जैसे वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे आ जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। एनर्जी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जितना भी रहेगा वो सब धीरे धीरे कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी will be minus gmm upon height will be infinity। ओके, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हुआ मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी would be kinetic energy plus potential energy, मतलब 0 plus 0 which is nothing but total energy at infinity। इसको हम सेकेंड ले लेते हैं which is also what 0। इसका काम नहीं, चलो को दो पार्ट मिल गया। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इस ऑब्जेक्ट में ये एनर्जी है, एट द सॉरी एट द इंफिनिटी इसके बाद एनर्जी कितना है, 0 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना एनर्जी यहाँ पर होगा उतना एनर्जी यहाँ पर होगा, मतलब टोटल एनर्जी एट द सरफेस would be equal to total energy at infinity। This is nothing but total energy at the surface 1 is total energy at infinity। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। टोटल एनर्जी 1 is nothing but
हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट को हम क्या ले लेंगे पूरा 0। अब नेगेटिव को शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप इज इक्वल टू शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर। अब देखो m और m कैंसिल, ये 2 को स्वाइप कर लोगे ऊपर तो ये वाला पार्ट स्वाइप हो जाएगा तो ये मिलेगा v स्क्वायर एस्केप इज इक्वल्स टू ये स्वाइप होके क्या मिलेगा अपने को 2gm अपॉन आर। अपने को सिर्फ एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम लोग को ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो यहां से रूट हटेगा तो ये बनेगा v एस्केप इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। अब इसके बाद टेक्स्ट बुक ने को डायरेक्ट पार्ट कर दिया है, उधर लिखा नहीं है तो यहाँ पर याद कर लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर ऑन बोथ साइड्स। सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर रूट ऑफ 2gm इंटू आर ऊपर आर इंटू आर नीचे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 2gm इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। ये एंटायर वाला पार्ट gm अपॉन आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g तो एस्केप वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2gr। जब तुम लोग इसका वैल्यू प्लेस करोगे तो वैल्यू कुछ टेक्स्ट बुक में है अपने पास 2 इंटू 9.8 2 एज इट इज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 9.8 and radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6। तुम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट जब इसको वैल्यू को सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज नथिंग बट योर एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर मुझे अर्थ की ग्रेविटी से निकलना है मतलब मुझे कोई स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना है या कोई सैटेलाइट को ऊपर भेजना रहेगा उसकी मिनिमम स्पीड कितना आना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर कम से कम वो 11.2 किलोमीटर रन करना चाहिए ट्रैवल कर लेना चाहिए। अगर वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर लेगा तो वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटेशन से एस्केप कर पाएगा। दिस इज नथिंग बट द लास्ट डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अगेन डेरिवेशन वाला पार्ट टिल डेट एग्जाम्स में आया नहीं है बट तुम लोगों को आना जरूरी है। सो इट इज नथिंग बट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द इंफिनिटी। तो कंडीशन सिंपल है एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे उसको हम लोग को इंफिनिटी पे भेजना है तो एट द सरफेस वाला काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एट इंफिनिटी पे हम लोग क्या लिखेंगे इट इज 0। यहाँ की एनर्जी वहां पर ट्रांसफर होकर रुक जा रहा है तो एनर्जी कुछ है ही नहीं वहां पर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी बताया था इट इज माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके सॉरी यहाँ पर सिर्फ आर ही लोगे आर इज नथिंग बट डिस्टेंस सिर्फ आर लोगे हाइट तो हमने कंसिडर कर ही लिया उधर हाइट तो 0 है यहाँ पर आर कैसे एच कैसे आएगा ओके सुना ना। तो ये वाला पार्ट में लोग h क्यों ले रहे हैं बिकॉज हाइट इज 0 तो हम सिर्फ h वाला रेडियस ही ले रहे हैं। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर ये हो गया ऑन द सरफेस का स्टोरी। इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में हाइट इन्फिनिटी पहुंचने की वजह से वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी वुड बी 0। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी एट इन्फिनिटी। दोनों को इक्वेट किया नेगेटिव को शिफ्ट किया पॉजिटिव छोटा एम कैंसिल नीचे वाला 2 को स्वाइप किया तो 2 ऊपर गया स्क्वायर को हटाया टेकिंग स्क्वायर रूट लेके तो ऊपर रूट आ गया ये 2gm बट नीचे आर स्क्वायर चाहिए था तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर किया तो आर इंटू आर स्क्वायर हो गया और ऊपर एक आर बच गया तो जीएम अपॉन आर वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है छोटा जी होता है। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला। अब इस एस्केप वेलोसिटी में हम लोग को अर्थ का कैलकुलेट करना था तो मैंने 2 लेके ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डाला रेडियस ऑफ द अर्थ डाला तो मुझे ग्रेविटी सॉरी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मिल गया। अगर मान लो मुझे मून का कैलकुलेट करना होता तो सिंपली क्या करता यही फॉर्मूला यूज करता 2 एज इट इज मैं ग्रेविटी ऑफ द मून यूज करता और रेडियस ऑफ द मून यूज करता तो जब मुझे वो उसका कैलकुलेशन करता मुझे एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून मिल जाता। ऐसा अगर मुझे मास का कैलकुलेट करना रहेगा फिर कोई भी प्लैनेट का कैलकुलेट करना होगा
तो ये वाला फॉर्मूला में से मुझे जी और आर पता होना चाहिए, वैल्यू प्लेस करो, उस ऑब्जेक्ट, उस प्लैनेट का मुझे एस्केप वेलोसिटी मिल जाए। Okay, so this is the end of this session and we completed the entire theoretical part of gravitation. Last lecture would be of numericals जो हम लोग next time करेंगे. Till then, bye bye.